गेट कंफ्यूज बिकॉज फॉर्मुलेशन में हम एक्सीपियंट्स और क्या एपीआई, किस टाइप का एपीआई जो है वो हम यूज कर रहे हैं उसके बारे में लिखते हैं। वेयर एज अगर मैन्युफैक्चरिंग पूछा जाता है तो मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखा जाता है। ठीक है, तो ठीक है, मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, प्लीज किसी को डाउट हो तो बताइए मुझे। आदर्श, मैं आपका माइक ऑन कर रही हूँ, ठीक है, इन केस मेरी आवाज नहीं आती है या फिर स्क्रीन नहीं दिखते तो प्लीज बताइए। स्क्रीन दिख रही है ना? यस मैम। तो हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग डिस्कस कर लिया था मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म का, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम लोग को डिस्कस करना है फॉर्मुलेशन ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म। ठीक है, तो फॉर्मुलेशन ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म में जैसे कि आपको ये फ्लो चार्ट दिख रहा है, आप सभी लोग इसको प्लीज अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। यू हैव 2 मिनट्स, 2 मिनट्स में फटाफट से इसको लिख लो। ठीक है, फिर इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये सब क्या है, इंडिविजुअली इनको डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है सबको? सभी को क्लियर है? सबने लिख लिया ना? डन? नो मैम, अभी नहीं लिखा। चलिए लिखिए फटाफट से। लिख लिया मैम। ओके, 1 मिनट जरा रुको, मैं भी करती हूँ बात।
ठीक है, सो सभी ने लिख लिया है ना? तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर्मुलेशन ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या है। सो फॉर्मुलेशन ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म में बेसिकली हम यहाँ पर बात करेंगे कि हम किस टाइप के जो इंग्रेडिएंट्स हैं या फिर जो एक्सिपिएंट्स हैं वो कौन कौन से हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो लिक्विड डोजेस फॉर्म की बात करें तो सबको पता है कि हम इसमें जैसे सिरप है तो सिरप में क्या सुक्रोज यूज कर रहे हैं, सॉल्वेंट हम वाटर यूज कर रहे हैं, या फिर हम एलिक्सर की बात करें तो उसमें हम अल्कोहल यूज करते हैं, है ना? सस्पेंशन इमल्शंस बनाते हैं, अगर किसी को डेफिनेशन याद हो तो उसमें हम सस्पेंडिंग एजेंट या इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करते हैं, है ना? अभी प्रिजर्वेटिव्स भी हम यूज करते हैं, सर्फेक्टेंट्स यूज करते हैं, है ना? तो ये सारे क्या है, इंग्रेडिएंट्स है। यहाँ पर मैंने फ्लो चार्ट दिया है, इसको डिटेल में मैं अभी हम लोग आगे फर्दर जब हम बाइफेजिक डोजेस फॉर्म पढ़ेंगे वहां पर हम इंडिविजुअली इन सबको फोकस करेंगे और वहां पर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? एंड ये जो है बेसिकली आपका जो सेकेंड यूनिट का थर्ड पार्ट है उसमें पूछा गया है फॉर्मुलेशन ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म, ठीक है? फॉर्मुलेशन ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म। सो अगर एग्जाम में आपसे ऐसा पूछा जाता है कभी भी राइट अ नोट ऑन द फॉर्मुलेशन ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म, तो आपको क्या करना होगा, आप लोग लिक्विड डोजेस फॉर्म का डेफिनेशन देंगे, ये फ्लो चार्ट लिखेंगे, एंड ये जितने भी आपको यहाँ पे हेडिंग्स दिख रहे हैं, है ना, इन सबको आप क्या कर दोगे, इलेबोरेट कर दोगे। इससे क्या होगा कि आपका आंसर अच्छा खासा जो है स्पेस कवर हो जाएगा एंड सारे पॉइंट्स भी उसमें आ जाएंगे, है ना? तो इसलिए बेटर क्या है कि हम लोग फ्लो चार्ट लर्न करें, बिकॉज फ्लो चार्ट लर्न करने से क्या होता है, हमें लर्न करना इजी हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला एक्सीपिएंट हम जो यूज करते हैं जो मेन होता है वो होता है हमारा वेहिकल। वेहिकल का मतलब क्या हुआ, हमारा सॉल्वेंट, है ना? तो सॉल्वेंट जो हम यूज कर रहे हैं वो एक्वस भी हो सकता है, नॉन एक्वस भी हो सकता है। अब एक्वस मतलब वाटर, है ना? नॉन एक्वस मतलब कोई भी ऑयली फेज हो सकता है ना? कोई गम हो सकता है जिसको हम एज अ सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं। सॉल्युबलाइजर्स क्या होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, सॉल्युबलाइजर मतलब जो सॉल्युबिलिटी को एनहेंस करेंगे, है ना? स्वीटनर जो क्या करेंगे, जैसे सिरप की बात करें तो स्वीटनर हम यूज कर रहे हैं, जैसे सुक्रोज है ना, वो क्या शुगर है, एक तरह स्वीटनर है जिसको हम यूज करते हैं किसके लिए, ताकि जो भी हमारी ड्रग है, जो भी हमारी फॉर्मुलेशन है, उसका बैड ऑर्डर, बैड टेस्ट है, बैड स्मेल है ना, उसको हम क्या कर सके, उसको ओवरकम कर सके, मतलब एक मीठा और अच्छा टेस्ट उसको दे दें हम। अब ये क्या होता है, इसको हम नेचुरल सोर्स से भी ले सकते हैं और आर्टिफिशियल सोर्स से भी ले सकते हैं, है ना? फिर दूसरा होता है हमारे पीएच मॉडिफायर्स। पीएच मॉडिफायर्स मतलब जो पीएच को क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। इसमें यहाँ पे बफरिंग एजेंट और पीएच मॉडिफायर्स का ऑलमोस्ट सेम ही काम है, ठीक है? दोनों ही क्या करते हैं, पीएच को मेंटेन करके रखते हैं, मतलब हमारी डोजेस फॉर्म का पीएच को मेंटेन करके रखते हैं। अब यहाँ पर बात अगर हम करें पीएच की, तो पीएच जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज डोजेस फॉर्म का जो पीएच है ना, अगर हम इनहेल कर रहे हैं, है ना, सॉरी इंजेस्ट कर रहे हैं, हम स्वालो कर रहे हैं किसी डोजेस फॉर्म को, तो पीएच जो है उसका एक हमारी बॉडी के पीएच के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, ड्रग जो होगी हमारी लाइक हमारी बॉडी में एल्कलाइन एनवायरनमेंट है ना, जीआईटी में अगर जीआईटी की बात करें, इंटेस्टाइन्स की बात करें, तो हमारा वहाँ पे पीएच कैसा होता है, वहाँ पे एल्कलाइन होता है पीएच, है ना? और कोई हमने ड्रग बनाई कि वो एसिडिक बना दी, तो उससे क्या होगा कि वो जो पर्टिकुलर ड्रग है जो इंटेस्टाइन में जिसका एक्शन है, जिसका काम इंटेस्टाइन में है या जिसकी रिक्वायरमेंट इंटेस्टाइन में है, वहां पर जाकर वो अनस्टेबल हो जाएगी, है ना, क्योंकि उसका पीएच चेंज हो जाएगा। तो हमें डोजेस फॉर्म जो भी हम बनाते हैं पीएच को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना होता है। दूसरा एग्जाम्पल जो हम यहाँ ले सकते हैं वो हम ले सकते हैं जैसे आई ड्रॉप्स है, आप सबने देखा होगा कुछ आई ड्रॉप्स क्या करते हैं, आईज में बहुत ज्यादा इरिटेशन कॉज करते हैं, है ना? जैसे आप इनको लाइक 1 और 2 ड्रॉप जब भी आप इंस्टिल करते हो अपनी आईज में, तो क्या होता है, वो बहुत ही इरिटेशन, बहुत ही जलन और होने लगती है। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कुछ डोजेस फॉर्म जो है उनका पीएच जो होता है हमारी आईज के पीएच के अकॉर्डिंग नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है, इरिटेशन हो जाती है, आईज में इन्फ्लामेशन हो जाता है, रेडनेस हो जाती है आईज में, है ना? तो पीएच जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिजर्वेटिव्स की। तो प्रिजर्वेटिव सबने पढ़े हुए, सबको पता है। प्रिजर्वेटिव क्या करेंगे, हमारे डोजेस फॉर्म जो है उनको क्या करेंगे, लंबे समय तक उनकी स्टेबिलिटी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, प्लस माइक्रोबियल कंटामिनेशन, माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होने देते। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है हमारा सरफेक्टेंट और सस्पेंडिंग एजेंट। तो सरफेक्टेंट और सस्पेंडिंग एजेंट जो है दोनों के दोनों ही यूज किए जाते हैं सस्पेंशन में, ठीक है? इन दोनों का जो काम है वो कहाँ है, सस्पेंशन में काम है इनका। इनका क्या रोल है वो अभी हम फर्दर पूरा डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है? फिर आता है हमारा विस्कोसिटी मॉडिफायर्स। विस्कोसिटी मॉडिफायर की क्यों रिक्वायरमेंट है, इनकी रिक्वायरमेंट इसलिए है ताकि हम ये चेक कर सके कि हमारी हम मेक श्योर कर सके
कि हमारी जो डोजेस फॉर्म है वो लंबे समय तक अपनी विस्कोसिटी मेंटेन करके रखेगी। अब जैसे कि हम बात करें लिंकटस की, है ना, लिंकटस और सिरप में यही तो डिफरेंस है कि लिंकटस जो होते हैं वो थोड़े से विस्कस होते हैं, है ना। लेकिन मान लो कि आप लिंकटस लेकर आए हो काफी लाइक 200-250 रुपीज की कोई बॉटल आप लेकर आए हो, और उसको क्या लाइक 6 मंथ में या 2-3 मंथ्स में क्या वो उसकी जो फॉर्मुलेशन है वो चेंज होने लग गई, वो उसकी विस्कोसिटी कम हो रही है, विस्कोसिटी कम हो रही है तो उसका जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा, या फिर वो जो ड्रग जो हमारी डोजेस फॉर्म है वो क्या हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी। और डोजेस फॉर्म अनस्टेबल होगी तो उसका इफेक्ट भी नहीं आएगा, है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कुछ डोजेस फॉर्म में विस्कोसिटी मॉडिफायर्स भी डालते हैं, ताकि जो विस्कोसिटी है जब तक कि हमारा प्रोडक्ट एक्सपायर नहीं हो जाता तब तक उसकी विस्कोसिटी बनी रहे, है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, विस्कोसिटी मॉडिफायर्स को यूज करते हैं। अब पॉइंट है कि मैंने यहाँ पर आपको ये फ्लो चार्ट इसलिए दिखाया है बिकॉज अगर कंबाइंड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए कि राइट अ नोट ऑन फॉर्मुलेशन ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म, तब आप क्या लिखोगे, है ना। और स्पेसिफिक अगर आपसे स्पेसिफिक पूछ लिया जाए राइट द फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन एंड इमल्शन, तो सस्पेंशन एंड इमल्शन के लिए स्पेसिफिक पूछ लिया जाए तब आपको क्या करना है। पॉइंट्स देखो सेम है, हमने ऑइंटमेंट में भी पढ़ा था, है ना, और सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के भी हमने प्रिजर्व ये पढ़े, एडिटिव्स पढ़े थे या एक्सिपिएंट हमने पढ़े हैं, और यहाँ पर भी आप पढ़ रहे हो। अगर आप ध्यान दो बस एक दो को छोड़ के लगभग सभी के जो है वो सेम है ना। देखो प्रिजर्वेटिव उसमें भी यूज कर रहे हैं, बफर्स हम उसमें भी यूज कर रहे थे, सॉल्युबलाइजर व्हीकल्स हम उसमें भी यूज कर रहे थे। अब डिफरेंस कहाँ आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है स्वीटनर्स का। जो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है हमें उन्हें अगर स्वालो नहीं करना, उन्हें खाना नहीं है, तो उसमें स्वीटनेस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है भाई। अगर हमें एक्सटर्नल स्किन पर लगाना है तो उसमें टेस्ट की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना, तो उसमें स्वीटनर्स यूज नहीं होते हैं। बट लिक्विड डोजेस फॉर्म क्योंकि हमें एडमिनिस्टर करने हैं इसलिए हम इसमें स्वीटनर भी यूज करते हैं, है ना। बाकी ऑलमोस्ट अगर देखें तो मैक्सिमम पैरामीटर जो है सबके सेम है, तो फॉर्मुलेशन में बच्चों आपको डरने की जरूरत नहीं है कि भाई पर्टिकुलर उसका आ जाएगा तो मैं क्या लिखूंगा। बस थोड़ा सा आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना है, थोड़ा सा स्मार्टली एक्ट करना है। तो अगर आप एक क्वेश्चन भी पढ़ते हो ना तो आपके साथ में 2 क्वेश्चन रेडी हो जाते हैं, ठीक है। अगर कंबाइंड पूछा जाए तो आप ऐसा लिख सकते हैं, और अगर स्पेसिफिक पूछा जाएगा कि सिर्फ सस्पेंशन और इमल्शन का, तो वो आगे हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी मुझे बताइए आप लोग, यहाँ तक किसी को कोई डाउट्स है, किसी को कुछ पूछना है। मुझे दिख नहीं रहे हैं आप लोग, मेरी आवाज आ रही है बच्चों? यस मैम आ रही है। तो किसी को कोई डाउट है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए अपने। किसी को कुछ पूछना है, यहाँ तक क्लियर है सबको एकदम? किसी को कोई डाउट्स तो नहीं है? किसी ने हैंड रेज नहीं किया है, ठीक है। चिराग को है। हाँ जी चिराग, बोल बताइए क्या क्या डाउट्स हैं आपको, बोलो चिराग। मैम ये सरफेक्टेंट और सस्पेंडिंग एजेंट जो है इसको बता दो एक बार। मैंने अभी बताया ही नहीं है बेटा, वो मैंने ये बोला है कि दोनों के दोनों जो है सरफेक्टेंट और सस्पेंडिंग एजेंट जो होते हैं वो हम सस्पेंशंस में यूज करते हैं, ठीक है। इनका क्या रोल है वो अभी जब मैं सस्पेंशन पढ़ाऊंगी, अब इसके बाद हम बाइफेजिक पर ही आ रहे हैं, ठीक है, तब वहां पे बिल्कुल डिटेल में इलैबोरेट करके उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो अब ओके अपना मैम। हैंड लो। चलिए अभी यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अभी हम नेक्स्ट आ जाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं जो कि हमारा बाइफेजिक डोजेस फॉर्म, ठीक है। बाइफेजिक, तो बाइफेजिक मतलब नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्या होंगे, 2 फेज होंगे, है ना। मतलब इसमें जो है 2 फेज जो होंगे प्रेजेंट होंगे, तो इसका मतलब इसको क्या बोला गया, बाइफेजिक, है ना। दे कंटेन 2 फेजेस, दिस इंक्लूड्स अनडिजॉल्व ड्रग एंड द सॉल्वेंट सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, इसमें 2 फेज होते हैं। अब 2 फेज क्यों होते हैं, इसका कारण क्या है, क्यों हमें 2 फेज बनाने पड़े, जबकि हम मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म भी है हमारे पास, हम बाइफेजिक क्यों बना रहे हैं, है ना। तो बाइफेजिक बनाने का रीजन ये है, सबसे पहला तो इसको स्टार्टिंग इंट्रो से ही करते हैं इसकी, कि सबसे पहला तो ये इसमें 2 फेज होते हैं, ठीक है, जिसमें कि जो ड्रग होती है वो अनडिजॉल्व होती है सॉल्वेंट में,
ठीक है। जो हमारा सॉल्वेंट सिस्टम है, जो भी हम वेहिकल लेते हैं उसमें जो हमारी ड्रग होती है वो अनडिजॉल्व फॉर्म में होती है, वो पूरी तरीके से उसमें डिजॉल्व नहीं होती है, ठीक है। और जो अनडिजॉल्व ड्रग है या जो अनडिजॉल्व फेज है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्स फेज। जैसा कि मैंने सस्पेंशन में आप लोगों को पूरा एक डायग्राम भी बनाकर दिखाया था एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वो सेशनल में भी ड्रॉ किया था, तो आपको पता होगा जो अनडिजॉल्व पार्टिकल्स होते हैं या जो अनडिजॉल्व फेज होता है उसको हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, है ना। और जो वेहिकल होता है उसको बोलते हैं हम डिस्पर्स्ड मीडियम या डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम, जो वेहिकल है जो सॉल्वेंट उसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम या फिर कंटिन्यूअस फेज भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्जन मीडियम या कंटिन्यूअस फेज, दोनों ही वर्ड हम यूज करते हैं वेहिकल या सॉल्वेंट के लिए। जो अनडिजॉल्व ड्रग होती है उसको हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। इसके अलावा इनको इंटरनल और एक्सटर्नल फेज भी बोला जाता है, मतलब जो डिस्पर्स फेज है उसको इंटरनल बोलेंगे और जो डिस्पर्जन मीडियम है या जो कंटिन्यूअस फेज है उसको हम एक्सटर्नल फेज भी बोलते हैं, ठीक है। अभी पॉइंट है कि इसकी क्यों रिक्वायरमेंट हमें पड़ी, क्या जरूरत है हमें बाइफेजिक सिस्टम की। तो बाइफेजिक सिस्टम की रिक्वायरमेंट हमें तब होती है जब हमारी ड्रग जो है वो सॉल्वेंट सिस्टम में क्या होती है, अनडिजॉल्व होती है, मतलब इनसॉल्युबल होती है, वो डिजॉल्व नहीं हो पा रही है ना। मीन्स कि हमारी जो ड्रग है वो सॉल्वेंट सिस्टम में क्या हो रही है, क्या है, इनसॉल्युबल है। और अभी क्वेश्चन ये पूछते हैं बच्चे, ये बोलेंगे कि मैम हम ऐसा सॉल्वेंट ले लें जिसमें ड्रग सॉल्युबल हो, है ना, वो भी तो ले सकते हैं। बट पॉइंट ये आता है कि कुछ सॉल्वेंट जो है होते हैं, जैसे क्या होता है कि ड्रग जो है सॉल्वेंट में जाके अनस्टेबल हो जाती है ना। अगर हमारा ये क्वेश्चन आए कि हम तो ऐसा सॉल्वेंट ले लेते हैं जिसमें ड्रग सॉल्युबल है, बट ये हो सकता है कि जो ड्रग उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में स्टेबल नहीं है, उसके साथ में रिएक्ट कर रही है ना, वो सॉल्वेंट सिस्टम जो है ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकता, उसकी शॉर्ट हाफ लाइफ है ना। तो इन ऐसे केस के लिए हमें क्या करना होता है, हमें सस्पेंशंस बनाने पड़ते हैं, मतलब हमें ऐसा सिस्टम बनाना होता है जिसमें जो ड्रग जो है वो सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होती है, बट हमें क्या करती है, वो हेल्प करती है ड्रग को बॉडी में एडमिनिस्टर करने के लिए, ठीक है। द नीड ऑफ द बाइफेजिक सिस्टम अराइजेस व्हेन द ड्रग इज इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट सिस्टम। डिस्पर्स्ड फेज कैन बी सॉलिड और लिक्विड, है ना। डिस्पर्स फेज जो है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों हो सकते हैं। अब ये जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2 जो है बेटा, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था, जैसे कि मैंने जब आपको पढ़ाया था डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन एंड इमल्शन। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने डिफरेंस पढ़ा था इमल्शन और सस्पेंशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है ना। तो वो जो डिफरेंस था उसमें हमने देखा था कि इमल्शन में क्या होता है, दोनों ही लिक्विड फेज होते हैं, डिस्पर्स फेज भी लिक्विड होता है और कंटिन्यूस फेज भी लिक्विड होता है। लेकिन अगर हम सस्पेंशन की बात कर रहे थे, जैसे पानी में रेत घोलना, तो सस्पेंशन की बात करें तो जो डिस्पर्स फेज था वो सॉलिड था और जो कंटिन्यूस फेज था वो लिक्विड था, है ना। तो वही बस वो जो आप ऑलरेडी ये चीजें आपको पता है, जस्ट आपका रिवीजन हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो बस इन्होंने उसको ही, जो बात आपको ऑलरेडी पता है वो यहाँ लिखी हुई है कि जो डिस्पर्स फेज है वो सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है। इनकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है, इनकी रिक्वायरमेंट तब होती है जब हमारी ड्रग जो है वो हमारे सॉल्वेंट सिस्टम में इनसॉल्युबल हो, ठीक है। अब पॉइंट आता है कि जब ये इनसॉल्युबल है, ये सिस्टम जो है स्टेबल नहीं है ना, ये जो सिस्टम है ये स्टेबल नहीं है, तो इसको स्टेबल कैसे बनाया जाता है, ये इन डोजेस फॉर्म को किस तरीके से मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट एंड इमल्सिफाइंग एजेंट। तो सस्पेंशन में जो यूज होते हैं उनको हम सस्पेंडिंग एजेंट बोलते हैं एंड जो इमल्शन में यूज होते हैं उनको इमल्सिफाइंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है। तो ये सस्पेंशंस में जो यूज होते हैं उन्हें बोला जाता है सस्पेंडिंग एजेंट एंड जो इमल्शंस में हम जिनको यूज करते हैं उनको बोला जाता है इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है। अभी क्या है, ये जो
क्वेश्चन पूछा जाता है, इवन वाइवा के टाइम पर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कंपटीशन के अगर जैसे फाइनल हमारे जो फाइनल ईयर में आप लोग अगर एमफार्म के लिए एग्जाम देते हो, जैसे जीपेट का एग्जाम होता है ना, जीपेट के एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द साइज, पार्टिकल साइज ऑफ सस्पेंशन एंड इमल्शन, या फिर बाइफेसिक डोजेज फॉर्म का पार्टिकल साइज कितना होता है। तो प्लीज इसको याद रखिएगा, इसका पार्टिकल साइज होता है 1 to 100 माइक्रोन्स, मतलब बहुत ही फाइन पार्टिकल्स, मतलब बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं। फाइन तो नहीं कह सकते क्योंकि पार्टिकल थोड़े कोर्स ही होते हैं, लेकिन कितना साइज होना चाहिए उनका, 1 से 100 माइक्रोन्स। ठीक है, 1 से 100 माइक्रोन्स जो है पार्टिकल साइज रहता है। ठीक है, जो बाइफेजिक डोजेस फॉर्म होते हैं, बाइफेजिक लिक्विड सिस्टम्स होते हैं, इनका जो पार्टिकल साइज होता है बेटा वो 1 से 100 माइक्रोन्स तक होता है। ठीक है, अब आते हैं इसके टाइप्स पे। तो बाइफेजिक डोजेस फॉर्म जो है ये कितने टाइप के हैं, ये है 2 टाइप के, सस्पेंशन और इमल्शन, है ना, सस्पेंशन और इमल्शन, दे आर ऑफ 2 टाइप्स, सस्पेंशन एंड इमल्शन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सस्पेंशन से। ठीक है, कि सस्पेंशंस क्या होते हैं। तो सस्पेंशन की डेफिनेशन आई होप सबको पता है, दे आर द बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म इन विच फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड, है ना, जिसमें क्या होता है फाइनली डिवाइडेड मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है, सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो डिस्पर्स रहते हैं लिक्विड में। अब मैं आपको यहाँ पर एक और चीज बता दूं, जो स्टेशनरी में बच्चों ने गलती की थी लिखते वक्त, उन्होंने सस्पेंशन में ये जो वर्ड आ रहा है ना डिस्पर्स, इसकी जगह पे लिखा था डिजोल्व। तो अगर आपने डिजोल्व लिख दिया तो आपकी पूरी डेफिनेशन गलत है, मैंने भी मार्क्स कट किए थे इस चीज पे। ठीक है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो बाइफेसिक डोजेज फॉर्म क्या होते हैं। बाइफेसिक डोजेज फॉर्म वो डोजेज फॉर्म होते हैं जिसमें हमारी ड्रग जो होती है वो इनसॉल्युबल होती है सॉल्वेंट में। तो आप कैसे लिख सकते हो कि भाई सस्पेंशन में ड्रग जो है वो डिजोल्व हो जाती है। ड्रग जो है डिजोल्व नहीं होती, डिस्पर्स होती है। और डिस्पर्स का मतलब भी मैंने बताया था क्या होता है, मिक्स होना, है ना। सॉल्वेंट में क्या होती है, घुल सी जाती है, मिक्स हो जाती है, बट वो प्रॉपरली उसमें डिजोल्व नहीं होती है ना। तो आप डिजोल्व इस वर्ड पे प्लीज, जिस टाइम आप सस्पेंशन लिखेंगे, है ना, कोई भी पर्सन, कोई भी स्टूडेंट प्लीज इस पर, इस वर्ड का बहुत ध्यान रखेंगे सस्पेंशन की डेफिनेशन लिखते वक्त, कि जो सस्पेंशन है उसमें ड्रग जो होती है वो डिस्पर्स होती है, ना कि डिजोल्व होती है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 phases, फिर से वही आ गया, डिस्पर्स फेज एंड कंटिन्यूअस फेज। द सॉलिड पार्टिकल एक्ट एज डिस्पर्स फेज, वेयर एज liquid acts as a continuous phase. The medicament that are insoluble or poorly soluble are formulated as suspension. मतलब ऐसी ड्रग्स जो हमारे सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं, है ना, उनसे हम क्या बना सकते हैं, सस्पेंशंस बना सकते हैं। जैसे जो पैरासिटामोल है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, पैरासिटामोल जो है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, इसलिए उसको पीजी में बनाया जाता है। जब भी आप पैरासिटामोल का सिरप लेते हो, है ना, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो कभी, तो पैरासिटामोल का सिरप भी आता है और सस्पेंशन भी आता है। अब देखो, यही यही से हमारे बीच में डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक है, यही से हमारा क्या है, डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कि और लोगों में और हम में कि क्या डिफरेंस है ना। हमें पता है कि सिरप और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है। पैरासिटामोल का सिरप भी आता है, पैरासिटामोल का सस्पेंशन भी आता है ना। दोनों की क्या है, अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर सिरप बन रहा है मतलब क्या हुआ, सिरप का मतलब हुआ ये कि ड्रग जो है वो सॉल्वेंट में पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगी, मतलब डिजोल्व हो जाएगी, है ना। अगर हम पीजी सॉल्वेंट जो है प्रोपाइलिन ग्लाइकोल ले रहे हैं तो हमारा क्या बनेगा, पैरासिटामोल का सिरप बनेगा। लेकिन वही अगर हमने वाटर ले लिया है तो पैरासिटामोल क्या होगा, वाटर में डिजोल्व नहीं होगा, है ना, और क्या बन जाएगा, हमारा सस्पेंशन बन जाएगा, है ना। क्या बन जाएगा, सस्पेंशन बन जाएगा। अच्छा, एक और चीज, अभी जब हम पैरासिटामोल सस्पेंशन की बात यहाँ कर रहे हैं, तो कभी आप लोगों ने कभी ऐसा देखा है उस पैरासिटामोल के सस्पेंशन में कि जो ड्रग है वो अलग से सेटल हो जाए और ऊपर लिक्विड अलग से दिखे, कभी ऐसा होता है, कभी ऐसा होता है, यस किसी मैम, ने देखा देखा, है। अलग हो जाता है, नीचे सेटल हो डाउन हो जाता है। जाता है, वाइट वाइट कलर का कुछ। हाँ, वो अलग हो जाते हैं, बट जब उस पे लिखा होता है। अच्छा, एक और चीज अगर आप लोगों ने ध्यान से देखी हो, बड़ी ही कॉमन है कि जितनी भी सस्पेंशन होते हैं उन पे लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज, लिखा होता है, लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज।
है ना? सबने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो प्लीज देखना। जितने भी सस्पेंशन हमारे आते हैं, ये जो भी फॉर्मुलेशन सस्पेंशन होगी उस पे लिखा होगा शेक वेल बिफोर यूज। ऐसा क्यों लिखा होता है? क्योंकि उसमें जो हमारी ड्रग है वो डिजोल्व नहीं है, वो डिस्पर्स है। कुछ समय तक, जब वो लंबे समय तक रखी रहेगी तो जो ड्रग है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी। तो क्या होगा, अगर आप इसको शेक नहीं करोगे ना तो पता लगेगा आप ऊपर से लिक्विड लिक्विड जो है वो लेते जा रहे हो। लास्ट में क्या होगा, लिक्विड तो खत्म हो जाएगा, ड्रग बचेगी नीचे, और ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होगा जिसकी वजह से टॉक्सिक इफेक्ट्स आ सकते हैं, है ना? इसीलिए बोला जाता है कि जितने भी सस्पेंशन होते हैं उनको प्रॉपर अच्छे तरीके से शेक करने के बाद ही लेना चाहिए। चाहे आपने आज डोज लिया और अगर नेक्स्ट डे ही चाहे ले रहे हो, मतलब अगले ही दिन आप ले रहे हो, फिर भी आपको उसको शेक करना चाहिए। अब शेक का मतलब ये नहीं बिल्कुल लेके उसको हिला दिया, बट स्लाइटली उसको शेक करना चाहिए, ताकि जो आपकी ड्रग है वो यूनिफॉर्मली क्या हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए सॉल्वेंट में। और जब आप अपने स्पून में उस पर्टिकुलर मेडिसिन ले रहे हो, कोई डोज ले रहे हो स्पून में, तो वो पूरी एक यूनिफॉर्म डोज आए, हर बार आपको यूनिफॉर्म डोज मिले। ऐसा नहीं कि आपने आज तो शेक कर दिया और कल आपने सीधा सिर्फ पानी लिया, उसको सॉल्वेंट ही आपके पास आ रहा है ना? ड्रग तो आई नहीं, फिर हम बोलेंगे कि ये सिरप या फिर ये सस्पेंशन जो है, ये डोजेस फॉर्म जो है वो सही नहीं है ना? ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, हमें इस पे इफेक्ट नहीं आ रहा है। या फिर बहुत हजार्डस होगा ये कि लास्ट में पूरा का पूरा सिर्फ ड्रग जब बचेगा और आप उस ड्रग को ले रहे हो, आप बोलते ना, अरे ये तो नीचे जम गया है, इससे क्या होगा, कोई बात नहीं, ड्रग ही तो है। नहीं, ऐसा नहीं है ना, सस्पेंशन को हमेशा शेक करना चाहिए। अब क्या होता है, जब आप उसको शेक करते हो तो शेक रहता है, ठीक है, मतलब वो पूरा जो ड्रग जो है पूरी होमोजीनियसली पूरी उसमें सस्पेंड हो जाती है ना? और थोड़े टाइम तक वो वैसे ही रहती है। तो ऐसा क्यों होता है? ये होता है सस्पेंडिंग एजेंट की वजह से। मतलब अब सस्पेंशन है ना? सस्पेंशन में ड्रग जो है वो अनडिजॉल्व फॉर्म में है, वो प्रॉपर डिजॉल्व नहीं है, लेकिन उसको डिजॉल्व मतलब सॉरी डिजॉल्व डिस्पर्स बनाए रखने के लिए हम उसमें डाल देते हैं सस्पेंडिंग एजेंट, ठीक है? सस्पेंडिंग एजेंट का क्या काम है कि जो हमारी ड्रग है ना, जो अनडिजॉल्व हमारी ड्रग है उसको क्या कर दे, पूरे ही सॉल्वेंट में डिस्पर्स करके रखे, उसको उसकी स्टेबिलिटी बनाए रखे। हालांकि जो बाइफेजिक डोजेस फॉर्म सिस्टम जो होते हैं ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, है ना? अनस्टेबल डोजेस फॉर्म होते हैं क्योंकि इसमें ड्रग जो होती है वो सेपरेट हो जाती है, बट उनकी कुछ हद तक स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए, प्लस जो हमारी ड्रग है वो प्रॉपर डिस्पर्स रहे हमारे सॉल्वेंट में, उसके लिए क्या करते हैं, हम सस्पेंडिंग एजेंट डालते हैं, ठीक है? हमेशा जब भी हम सस्पेंशन बनाते हैं उसमें हम सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करते हैं। अभी क्लियर है सबको सस्पेंडिंग एजेंट का क्या काम है? सस्पेंडिंग एजेंट का क्या काम है, क्लियर है सबको? किसी को डाउट्स हैं? हैंड रेज करो या थम्स अप करो कि समझ में आ गया है। अनुराग, हाँ जी अनुराग बताइए। मैम सस्पेंडिंग एजेंट एक बार रिपीट कर दीजिएगा, थोड़ा समझ में नहीं आया, देखो वॉइस लैग हो रही सस्पेंडिंग थी। एजेंट, हाँ मैं ये बोल रही हूँ कि जो हमारे सस्पेंशन होते हैं, या फिर मैं ये बोलूँ जो हमारे बाइफेजिक डोजेस फॉर्म है, चाहे वो इमल्शन है चाहे वो सस्पेंशन है, ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल का मतलब क्या हुआ कि जो ड्रग है ना, वो स्टेबल फॉर्म में नहीं होती है इन डोजेस फॉर्म में, बट ये डोजेस फॉर्म जो होते हैं इफेक्टिव होते हैं हमारे लिए, है ना? इसलिए हमें इनको बनाना भी होता है। अब क्या है, अब ये अनस्टेबल है बट हमें क्या करना है, हमारी डोजेस फॉर्म की स्टेबिलिटी बनाए रखनी है। या फिर मैं ये बोलूँ कि आप जब भी शेक करें, है ना, जब भी आप सस्पेंशन को शेक करें, आपकी जो ड्रग है वो यूनिफॉर्मली क्या हो जाए, डिस्पर्स हो जाए, है ना? जो आपकी जो ड्रग है वो सिस्टम में, सॉल्वेंट सिस्टम में अच्छे से डिस्पर्स हो जाए, ताकि आपको हर बार यूनिफॉर्म डोज मिले। ये काम होता है सस्पेंडिंग एजेंट का, ठीक है? ये काम होता है सस्पेंडिंग एजेंट का। सस्पेंडिंग एजेंट क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं ताकि हमारी जो ड्रग है वो हर बार क्या हो, प्रॉपरली डिस्पर्स रहे हमारे सॉल्वेंट में। ऐसा ना हो कि ड्रग नीचे बैठ जाए, फिर आप शेक करते जा रहे हो, वो क्या हो रही है, प्रॉपरली डिस्पर्स ही नहीं हो पा रही है, लम्स बन जाए, है ना, जम जाए हमारी ड्रग, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सस्पेंडिंग एजेंट क्या करते हैं, उसको लूजली फॉर्म करके रखते हैं, ठीक है? क्लियर है अभी? यस मैम। कुलदीप आपने भी बेटा हैंड रेस किया था, कहाँ गया ये? कुलदीप आप मुझे नहीं दिख रहे हो।
बोलो कुलदीप बेटा, क्या पूछना था? मैम वो गलती से एंट्रीज हो गया था। गलती से हो गया था? अच्छा, अब ये बताओ, समझ में आ गया सब? यस मैम। क्लियर है सब? यस मैम क्लियर है। और एक बार जब क्लास के बाद खुद से एडिट करूंगा पढ़ूंगा तो और अच्छे से हो जाएगा। पढ़ोगे क्लास के बाद? ये बताओ पहले, क्वेश्चन तो मेरा यही है कि क्लास के बाद कितने लोग पढ़ते हैं, है ना? हम पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे तो वही तो बात है कि कोई पढ़े तो। चलिए ठीक है, अभी नेक्स्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो सस्पेंशन क्या है? सस्पेंशन बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है, जिसमें हमारी जो ड्रग है वो डिस्पर्स रहती है कंटिन्यूअस फेज में, है ना? और इसमें क्या होता है, जो हमारी ड्रग है वो इनसॉल्युबल या पुअरली सॉल्युबल होती है हमारे सस्पेंशन में। ये बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट, है ना? अभी देखो, सस्पेंडिंग एजेंट की क्या डेफिनेशन लिखी है। सस्पेंडिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस दैट इज एडेड टू द प्रिपरेशन टू सस्पेंड। सस्पेंड का मतलब समझ रहे हो? सस्पेंड का मतलब होगा प्रॉपरली डिस्पर्स करना, है ना? सस्पेंड द इनसॉल्युबल पार्टिकल्स इन द प्रिपरेशन। जैसा कि मैंने बताया कि जैसे ही अब आप उसको शेक करोगे और हर बार जो है आपकी ड्रग जो है प्रॉपरली क्या होता है, डिस्पर्स हो जाए। एंड मैं आपको बताऊं, सस्पेंडिंग एजेंट जो होते हैं सेपरेशन नहीं होने देते, मतलब बहुत लंबे समय तक जो डोजेस फॉर्म रखी है, ये पार्टिकल अगर सेटल डाउन भी होते हैं, मतलब अलग भी होते हैं, तो बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही कम जो है वो फेज सेपरेशन होता है। अदरवाइज सस्पेंडिंग एजेंट क्या करते हैं, उनको पूरा सस्पेंड करके रखते हैं, डिस्पर्स करके रखते हैं, ताकि पार्टिकल जो है वो सेटल डाउन ना हो सके। ठीक है, तो क्या है, ये ऐसे सब्सटेंस है जिनको कि हम डोजेस फॉर्म में या सस्पेंशन में डालते हैं। क्यों डालते हैं? ताकि ये हमारे जो ड्रग है, जो इनसॉल्युबल पार्टिकल है, उनको क्या करके रखें, डिस्पर्स करके रखें। ठीक है, सस्पेंशन आर जनरली टेकन ओरली और बाय पेरेंटल रूट। तो सस्पेंशन जो है वो हम इंजेक्शन के थ्रू भी ले सकते हैं और ओरली भी ले सकते हैं। तो इस चीज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करके रखें। कोई ऐसा ये ना सोचे कि बस सस्पेंशन मतलब बस जो ओरली लिए जाते हैं। सस्पेंशन जो है वो इंजेक्शन के थ्रू भी दिए जाते हैं, मतलब कुछ ऐसे पेरेंटल डोजेस फॉर्म भी हैं जो कि सस्पेंशन के फॉर्म में बनाए जाते हैं। ठीक है, और इनको एक्सटर्नली भी कुछ ऐसे सस्पेंशन आते हैं जिनको एक्सटर्नली भी अप्लाई किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं इनके एडवांटेजेस की साइड, कि क्या एडवांटेजेस हैं इसके। तो इट इज इजी टू स्वालो द सस्पेंडेड इनसॉल्युबल मेडिकामेंट। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम टैबलेट से कंपेयर करें तो ये इजीली हम इनको स्वालो कर सकते हैं। ड्यूरेशन एंड ऑनसेट ऑफ एक्शन कैन बी कंट्रोल्ड। अब ये जो पॉइंट आता है कि हम कि हमारा जो ड्रग है वो कितने टाइम में एक्ट करे, कितना एक्ट करे, कितनी हमारी ड्रग जो पोटेंट है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय अवर डोज, है ना? हमें कितनी डोज लेनी है उसके अकॉर्डिंग हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, the bulky insoluble powders such as kaolin and chalk can be administered in suspension in order to act as adsorbent of toxins or to reduce excess acidity in the GIT tract. ठीक है, दे कैन मास्क अनप्लीजेंट बिटर टेस्ट ऑफ ड्रग। सबसे पहला ये कि सस्पेंशन जो है, सस्पेंशन से भी हम क्या कर सकते हैं, ड्रग का जो बिटर टेस्ट है, अनप्लीजेंट टेस्ट है, उसको हम मास्क कर सकते हैं। दूसरा ये, जैसे आप लोगों को पता होगा कि जैसे कोई पॉइजन ले लेता है ना, जहर, है ना, पॉइजन ले लेते हैं, तो क्या करते हैं, उनको चारकोल दिया जाता है। चारकोल क्या करता है, एब्जॉर्बिंग एजेंट है। वो क्या करता है, हमारे स्टमक से, जीआई ट्रैक्ट से जितना भी पॉइजन होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है ना, और जो पॉइजन है उसका इफेक्ट कम करता है। ऐसे केयोलिन और चॉक का भी यही काम है। ठीक है, इनको क्या किया जाता है, ये बोल रहे हैं कि इस सस्पेंशन के थ्रू, मतलब केयोलिन और चॉक का हम सस्पेंशन बना सकते हैं और इसको पेशेंट को दे सकते हैं। और किस काम, इसको किस लिए यूज कर सकते हैं, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ टॉक्सिन। मतलब ऐसा नहीं कि पॉइजन, मतलब पॉइजन मतलब कोई भी पॉइजन हो सकता है, कोई ड्रग की वजह से टॉक्सिसिटी हो सकती है, कोई और पॉइजन किसी पेशेंट ने बाय मिस्टेक ले लिया है, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली लिया है, तो उस केस में हम इसको जो पॉइजन है उसको ट्रीट करने के लिए, उसको एब्जॉर्ब कराने के लिए भी हम इनको यूज कर सकते हैं। मतलब किसको यूज करेंगे, केओलिन और चॉक को या फिर चारकोल का सस्पेंशन हम दे सकते हैं पेशेंट को। मतलब सस्पेंशन से इन इन ये जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, केओलिन, चॉक या चारकोल, इनको हम यूज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन, जो कि क्या करते हैं, टॉक्सिन या पॉइजन को एब्जॉर्ब करते हैं या एसिडिटी को कम करते हैं हमारे जीआई ट्रैक्ट में।
नेक्स्ट है हमारा डिसएडवांटेजेस, है ना, कि इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ऑल सस्पेंशन आर रिक्वायर्ड टू बी शेकन बिफोर मेजरिंग अ डोज। तो ये तो डिसएडवांटेज है ही कि भाई हमें हर बार जब भी हमें डोज लेनी होती है हमें सस्पेंशन को शेक करना पड़ता है, बिकॉज अगर हम शेक नहीं करेंगे तो हमें एक यूनिफॉर्म डोज नहीं मिलेगी। और कुछ लोगों को पता ही नहीं होता, वो ऐसे ही लेते रहते हैं, पता लगा स्टार्टिंग के 2-4 दिन 5 दिन तो आपने पानी पानी ऊपर से पी लिया, बाद में ड्रग आ रही है ना, और वो बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है। तो नेक्स्ट आता है एक्यूरेसी ऑफ डोजेस इज लेस रिलायबल एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम सिर्फ सॉल्यूशन की बात करें जिसमें ड्रग जो है प्रॉपरली यूनिफॉर्मली मिक्स होती है, प्रॉपर डिजोल्व होती है, हर एक बार हर एक स्पून में आपको इक्वल क्वांटिटी ऑफ डोज मिलेगी। अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो ऐसा नहीं होता है, बिकॉज आपको हर बार उसको शेक करना पड़ रहा है, कई बार यूनिफॉर्म डोज आती है, कई बार यूनिफॉर्म डोज नहीं मिलती है ना। द स्टोरेज ऑफ सस्पेंशन मे लीड टू चेंजेस इन डिस्पर्स फेस, स्पेशली व्हेन देयर इज फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर। ऑब्वियसली जैसे अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं, सस्पेंशन को क्या अगर आप लंबे समय तक रख के छोड़ दोगे तो क्या होता है, उसका जो डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम जो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, जो कि क्या है, एक स्टेबिलिटी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब बात करते हैं आइडल फीचर्स ऑफ सस्पेंशन। मतलब अगर हम सस्पेंशन जो है, अगर हम बोल रहे हैं कि हाँ भी ये सस्पेंशन जो है बहुत अच्छा सस्पेंशन है, बहुत अच्छा डोजेस फॉर्म है, तो क्यों अच्छा है, उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, क्या उसमें फीचर्स होने चाहिए जिसकी वजह से हम उसको अच्छा बोले या आइडल बोले, है ना। द फाइनल प्रोडक्ट शुड बी फिजिकली केमिकली एंड माइक्रोबायोलॉजिकली स्टेबल। हम किसी भी सस्पेंशन को आइडल तब बोलेंगे अगर वो फिजिकली केमिकली और माइक्रोबायोलॉजिकली क्या है, स्टेबल है ना। शुड बी एस्थेटिकली प्लीजिंग। एस्थेटिक का मतलब क्या बताया था मैंने, प्लीज कोई बताए। कुलदीप, क्या होता है एस्थेटिक का मतलब? एस्थेटिक का मतलब क्या होता है? एस्थेटिक मतलब खूबसूरत, एस्थेटिक बोलते हैं ना, इट इज वेरी प्लीजिंग, इट इज वेरी एस्थेटिक, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल के लिए एस्थेटिक वर्ड यूज किया जाता है। एंड शुड ऑल्सो हैव अ प्लीजिंग ऑर्डर एंड टेस्ट। मतलब दिखने में भी अच्छा होना चाहिए और उसका बहुत अच्छा अच्छा टेस्ट होना चाहिए, बहुत अच्छा ऑर्डर होना चाहिए, तभी हम उसको अच्छा बोल सकते हैं। सस्पेंडेड पार्टिकल शुड बी स्मॉल एंड यूनिफॉर्मली साइज इन ऑर्डर टू गिव अ स्मूथ एलिगेंट प्रोडक्ट फ्री फ्रॉम अ ग्रिटी टेक्सचर। ग्रिटी टेक्सचर मतलब पता लगे जब आप जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा कुछ ऐसे सस्पेंशन आते हैं जिनको जब हम लेते हैं, मतलब जब एडमिनिस्टर करते हैं, तो क्या होता है वो मुंह में ना बड़े ऐसा लगता है जैसे बहुत ही दरदरा सा लगता है या रेत जैसा लगता है। कुछ ऐसे सस्पेंशन आते हैं जिसमें पार्टिकल साइज बहुत कोर्स होता है, तो उसको बोला जाता है ग्रिटी टेक्सचर। ग्रिटी टेक्सचर। तो जो पार्टिकल साइज है सस्पेंशन का वो स्मॉल होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, ताकि प्रोडक्ट जो है वो अच्छा हो, अच्छा मतलब लेने में उसको एडमिनिस्टर करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ऐसे कुछ और ये 2-3 और लिखे हुए हैं यहाँ पर। अब फिर यहाँ पर बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, जो कि मैंने बताया था कि अभी हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? किसी को कोई डाउट्स है बेटा? किसी को कोई डाउट्स है? गौरव को है। दीपिका भी, आपका भी नंबर आता है, वेट करो। हाँ जी गौरव बताइए। मैम शुगर और वाटर का सॉल्यूशन, शुगर वाटर में मतलब डिजॉल्व होगा या डिस्पर्स्ड होगा? डिजॉल्व होगा ना बेटा। जी पानी, चीनी पानी में घुलती है या नहीं घुलती, पहले बताओ। मैम भूल जाती है वो, तो मतलब मेरे देखने से सॉल्यूशन ही होगा। तो वो सॉल्यूशन है। मतलब जी देखो कंफ्यूज डिजॉल्व नहीं हो, होगा। मैंने इसीलिए इसीलिए ना इन जनरल जो बड़े कॉमन एग्जाम्पल होते हैं मैं हमेशा उससे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि उसको क्या होता है जब आप किसी एग्जाम्पल को अपने डेली लाइफ से कोरिलेट करते हैं ना तो ज्यादा समझ में आता है। अब देखो पानी में नमक घुल जाता है ना, ये नमक अलग मैम अलग दिखता है आपको? मैम वो पानी में नमक डिस्पर्स्ड होता है कि डिजॉल्व? डिजॉल्व होता है। मैम पानी में नमक नमक का मैम नमक का छोटा छोटा पार्टिकल सेटल डाउन हो जाता है कुछ। नहीं, पानी नमक तो पूरा घुल जाता है ना पानी में। मैम वो घुल जाता है, टेस्ट आ जाता है मतलब साल्टी पानी का, बट मतलब वो जो कुछ सेटल डाउन हो जाता है, फाइनली आया, डिजॉल्व। टाटा नमक खाओ, उससे उसके नहीं बचेगा कुछ भी। नमक जो होता है बेटा वो वाटर में कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है,
ठीक है। और अगर हम शुगर की बात करें तो शुगर भी क्या है, कंप्लीटली डिजोल्व हो जाती है। अभी जैसे समर डेज में हम क्या बनाते हैं, वो शिकंजी बनाते हैं, है ना। तो जी क्या होता है, लेमन वाटर में क्या होता है, नमक पूरे तरीके से घुल जाता है, चीनी पूरी घुल जाती है उसमें, है ना, डिजोल्व हो जाती है। तो जी वो क्या है, जो प्रॉपर डिजोल्व हो गया, है ना, जो चीज प्रॉपर डिजोल्व हो गई है, जिसमें आपको अलग अलग फेज नहीं दिख रहे, है ना, अलग अलग फेज नहीं दिख रहे, तो वो क्या है, हमारा सॉल्यूशन है या मोनोफेज है, क्योंकि उसमें एक ही फेज दिख रहा है हमें। लेकिन वही अगर मैं बोलूँ जी पानी में रेत घोलो, तो क्या रेत घुल जाएगी पानी में? वो सेटल डाउन हो जाएगी ना। तो वो क्या, दो अलग फेज दिख रहे हैं। अगर पानी में हम तेल, ऑयल को अगर हम करें, तो क्या है, ऑयल एकदम सेपरेट रह जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा, है ना। तो तो डिस्पर्स क्या हो है, गया। तो वो डिस्पर्स हो रहा है ना, या फिर वो बाईफेजिक डोजेस फॉर्म हो गया, है ना। जी तो इस चीज के लिए कोई जी भी कंफ्यूजन ना हो। जब आपको दो चीज, जब किसी एक आपको कोई भी डोजेस फॉर्म देख रहे हो, या डोजेस फॉर्म की अगर हम बात तो बाद में करेंगे, आप अपने घर में एग्जांपल्स देखो। तो हम वाटर में अगर हम शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं या सॉल्ट को डिसॉल्व कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, वो प्रॉपर तरीके से क्या है, डिसॉल्व हो जाएगा, है ना। वो पूरा आपको एक ही फेज दिखता है, आपको दो फेज नहीं दिखते, है ना, वो आपको जी एक ही फेज में दिखता है। लेकिन वही अगर हम बात करें, हम वाटर में ऑयल को मिक्स करें, या रेत मिट्टी हम ले रहे हैं, उसको अगर हम ले रहे हैं, है ना, मिट्टी को पानी में करें, तो वो क्या अलग से क्या सेटल डाउन हो जाएगी। इसके अलावा और क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, बताओ बच्चों, और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, किसको पता है और एग्जाम्पल बाईफेजिक डोजेस फॉर्म के घर से अगर हम देखें तो? बताओ और क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, बताओ। नहीं पता है। मैम, सीमेंट को पानी में डिजॉल्व करते हो तो डिस्पर्स्ड हो गया। हाँ, वो डिस्पर्स हो गया, क्योंकि दो जी वो पूरे तरीके से डिसॉल्व हो गई नहीं उसमें। बाई फेज दोनों दो दिखता है। हाँ, बाई फेज दो जो दिखते हैं, ठीक है। जी दीपिका, बताओ बेटा, आपको क्या डाउट्स थे? मैम एक्चुअली आपने बोला कि मतलब जैसे पॉइजन अगर कोई इनटेक कर लेता है तो हम चारकोल देते हैं, बट मैम डॉक्टर तो ये कहते हैं कि हम एंटी पॉइजन दे रहे हैं। एंटी पॉइजन। तो एंटी पॉइजन, तो चारकोल क्या है, एंटी पॉइजन ही तो है, एब्जॉर्बेंट ही तो है वो। मैम एंटी बट वो मतलब चारकोल एंटी पॉइजन। दीपिका एंटी पॉइजन नहीं होता, एंटीडोट होता है। एंटीडोट दिया जाता है पॉइजन के लिए, ठीक है। हर वो डिपेंड करता है हर एक कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर आप मतलब पर्सन ने किस कौन सा पॉइजन लिया है, ठीक है, पर्सन ने अच्छा मैम। कौन सा पॉइजन लिया है, सुनो, पर्सन ने कौन सा पॉइजन लिया, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसको एंटीडोट देते हैं। जैसे अभी आप अट्रोपिन पढ़ोगे, अट्रोपिन एक ड्रग है ना, उसकी पॉइजनिंग हो जाएगी, तो कौन सा उसको एंटीडोट कौन सा दिया जाएगा। जैसे और कुछ लोग सल्फास ले लेते हैं, तो उसको कौन सा एंटीडोट दिया जाएगा, है ना। तो हर एक पॉइजन का अपना एंटीडोट होता है, ठीक है। कुछ किसी को स्नेक, अगर स्नेक उसको काट ले, है ना, स्नेक बाइट कर ले, तो उस वेनम, वेनम होता है ना, जहर को वेनम बोलते हैं, तो वेनम के लिए इसका अपना एंटीडोट है। ऐसे ही चारकोल का मैंने एक एग्जांपल दिया कि चारकोल को भी एज एन एंटीडोट यूज किया जाता है, बिकॉज चारकोल की प्रॉपर्टी होती है कि वो हमारे जीआई ट्रैक में जो भी पॉइजन होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। ओके मैम ओके। डॉक्टर एग्जैक्टली आपको ड्रग के नाम बताते हैं कभी, कि हाँ बेटा आपके मतलब इस पर्सन ने ये पॉइजन लिया था, तो हमने इसको स्पेसिफिक ये एंटीडोट दिया है? कभी डॉक्टर अपने ड्रग के नाम बताता है किसी भी चीज के नहीं लिए, मैम। पॉइजन किसी भी चीज के लिए? जो डॉक्टर है कभी भी ड्रग के नाम नहीं बताते, बट बीइंग अ फार्मासिस्ट वी आर स्टडिंग हियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रग विद एंटीडोट्स, है ना, जो भी आगे आप फर्दर पढ़ोगे, तो यही डिफरेंस है कि हमें सब पता है ना। तो मैम वैसे क्यों नहीं बताते मैम? वरना आप खुद अपना इलाज नहीं कर लोगे। अच्छा। एक्चुअल में द थिंग इज कि हर एक ड्रग जो होती है वो ओवर द काउंटर ड्रग नहीं होती। ओवर द काउंटर मतलब बिना फिजिशियन के प्रेस्क्रिप्शन के आप नहीं ले सकते, तो इसलिए भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। हर एक ड्रग को देखो, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो हर एक टाइप की ड्रग एडवर्टाइज नहीं होती है। टीवी पर जो एड आप देखते हो वो सारी वही ड्रग आती है जो ओवर द काउंटर ड्रग्स होती हैं,
ओवर द काउंटर जो कि बिना फिजिशियन की प्रिस्क्रिप्शन के भी आप ले सकते हो। क्या किसी ने ऐसी कोई ड्रग देखी, कभी कैंसर की मेडिसिन का कभी एडवर्टाइजमेंट देखा कि हाँ ये वाली मेडिसिन लो और आपका कैंसर ठीक हो जाएगा? एड्स के लिए कभी आती है, HIV के लिए कभी आई है, कौन सी ड्रग देनी है बताओ? नो मैम। नॉर्मल जो ये है फ्लू है, नॉर्मल फीवर है, इन सब के लिए मेडिसिन आते हैं, है ना? अदरवाइज ऐसा किसी का भी एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है ना? कोविड का भी अगर आप यस देखो, मैम। कोविड के लिए भी सोशल मीडिया के थ्रू ठीक है, कहीं ना कहीं इंटरनेट से हम लोग को पता लग गया कि ठीक है ये डोज हम ले सकते हैं, ये ऐसे हम अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं कोविड के लिए भी। बट ऐसे कहीं पर भी उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं आया है कि आप ये प्रॉपर डोज, ये वाली एक पूरा डोज बना के ले लो और आप ठीक हो जाओगे, है ना? तो यही रीजन होते हैं कि हर चीज का एडवर्टाइजमेंट नहीं होता, हर एक डोज बताई नहीं जाती पेशेंट को, बिकॉज यू नेवर नो सामने वाला पर्सन जो है वो उसको किस तरीके से मिसयूज करे, है ना? सबको क्वेरीज है अभी, आगे हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट नहीं कर सकते आज, है ना? कार्तिक, आपको भी पॉइजन से कुछ पूछना है? बोलो कार्तिक। मैम मेरे को एक चीज पूछनी है। हाँ बताइए। अच्छा मैम रुको रुको रुको। मैम